नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल न्यूज। मैं हूं आशीष सिन्हा। हमारे खास शो प्राइम टाइम प्रहार में आपका बेहद स्वागत है। आज की बहस किसी एक बयान या शब्द को लेकर नहीं है, बल्कि असम के अस्तित्व, उसकी पहचान और उसके भविष्य को लेकर है। दशकों से असम अवैध बांग्लादेश घुसपैठ की समस्या को झेल रहा है, यानी बांग्लादेशियों की घुसपैठ की समस्या को झेल रहा है, जिसका असर जमीन, रोजगार, संसाधनों और सामाजिक संतुलन पर साफ दिखता है। ऐसे में सवाल यह नहीं कि भाषा शक्त क्यों है, सवाल यह है कि सच्चाई आखिर कब तक छुपाई जाएगी। क्या मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा ने वही कहा जो असम की जमीन लंबे समय से महसूस कर रही है? जब देश की सर्वोच्च अदालत खुद डेमोग्राफी इन्वेजन जैसे शब्दों का इस्तेमाल करती है, तब सरकार की चिंता क्या गलत है? यह बहस मानवाधिकार बनाम वोट बैंक का नहीं, बल्कि राष्ट्रहित और संवैधानिक जिम्मेदारी का है। अवैध माइग्रेशन पर चुप्पी साधना क्या संवैधानिक नैतिकता है, या फिर समस्या को पहचान कर सख्त संदेश देना ही असली शासन है? दरअसल असम में मियां और मुसलमान का फर्क अब सिर्फ इतिहास या फिर किसी किताब के सिलेबस का बहस का विषय नहीं रह गया। यह सीधे तौर पर राज्य की मौजूदा राजनीतिक, प्रशासनिक कार्रवाई और सामाजिक रिश्तों को प्रभावित कर रहा है। बेदखली अभियान, नागरिकता की जांच, वोटर सूची में आपत्तियों और जनगणना की तैयारी, हर कदम इस पहचान की बहस से जुड़ता हुआ दिख रहा है। सरकार का साफ कहना है कि कानून का पालन होगा, संसाधनों की लूट नहीं होने दी जाएगी, लेकिन असमिया पहचान से कोई समझौता नहीं होगा। लेकिन उससे पहले आपको यह बताना और समझाना बेहद जरूरी है कि मियां और मुसलमान के बीच में जो असम में एक नई बहस शुरू हो गई है। जब मुख्यमंत्री ने एक बयान दिया था और यह कहा था कि मियां मुसलमानों को परेशान करो, तो उस बयान के मायने कई तरीके के निकाले गए। लेकिन अब इस बात को समझिए कि असम में बांग्लादेशी प्रवासियों को मियां कहा जाता है। इस बात को समझिए, मियां और मियां, इन दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। मियां जो है, जहां पर आ की मात्रा आती है, वो दरअसल एक अरबी शब्द है जिसका मतलब सम्मान के तौर पर दिया जाता है। असम के निचले जिलों में मियां मुसलमानों की संख्या बहुतायत में है, और यही डर, यही फिक्र असम के मुख्यमंत्री को डरा रहा है, सता रहा है। सबसे ज्यादा जो मियां मुसलमान हैं वो असम के निचले हिस्से में है, यानी निचले जिलों में है। इसमें धुबरी, बारपेटा, गोलपाड़ा में मियां मुसलमानों की जो तादाद है वो ज्यादा है। तकरीबन 11 ऐसे जिले हैं जहां पर मियां मुसलमानों की जो आबादी है वो 70 से 80% तक पहुंच गई है। असम की राजनीति में मियां मुसलमानों का रोल बेहद अहम हो जाता है, क्योंकि अगर 11 जिलों को यह प्रभावित करते हैं तो इसके मायने को समझिए। असम में कुल 35 जिले हैं, जिसमें से 11 जिलों में 70 से 80% जो मुसलमान हैं वो मियां मुसलमान हैं, ऐसा कहा जाता है। मियां मुसलमानों का 30 विधानसभा सीटों पर पूरी तरीके से प्रभाव है, यानी असम की 120 से ज्यादा विधानसभा जो सीटें हैं, उसमें 30 विधानसभा की जो सीटें हैं उस पे सीधे सीधे ये जो मियां मुसलमान हैं वो उसे प्रभावित करते हैं। असम में हिंदुओं की आबादी का प्रतिशत लगातार घट रहा है। आजादी के बाद से आज तक देखा जाए तो हिंदुओं की आबादी का प्रतिशत घटा है। 84.55 ये आजादी के समय हिंदुओं की आबादी थी असम में, जो घटकर 61.47 तक आ पहुंची है। यानी तकरीबन 40% हिंदुओं की आबादी जो है वो असम में घटी है। वहीं मुस्लिम आबादी असम में तेजी से बढ़ी है। तकरीबन 40% मुस्लिम आबादी जो है वो इस समय असम में है। अगर हम 2011 की जनगणना की बात करें तो 2011 की जनगणना में 34% थी, लेकिन अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि यह आबादी जो है वो बढ़कर कुल 40% जो है वो जा पहुंची है। यानी 40% जो इस समय मुसलमान हैं वो असम में हैं, और यही सबसे बड़ी जो चिंता का विषय है। अब आपको समझाते हैं कि असम में मुसलमान का कोई एक स्वरूप नहीं है, यानी एक समुदाय में जिस तरीके से मुसलमान होते हैं वो उसका कोई एक स्वरूप नहीं है। वो ऐतिहासिक और भाषाई और संस्कृति स्तर में बिल्कुल भिन्न है। पहला वर्ग अब आपको समझाना चाहते हैं कि भिन्न कैसे है। खिलौजिया, यानी जिसे हम असमिया मुसलमान कहते हैं हिंदी में, यह समुदाय सदियों से असम में रहता रहा है। असमिया भाषा बोलता है, स्थानीय परंपराओं में गहराई से यह रचा बसा दोनों है। गोरिया,
जुल्हा और सैयद समुदाय इसी वर्ग में आते हैं। सामाजिक तौर पर असमिया समाज एक अभिन्न हिस्सा है असम का, लेकिन इनकी संख्या उस तेजी से नहीं बढ़ी है जिस तेजी से मियां मुसलमानों की आबादी वहां पर बढ़ी है। अब दूसरे वर्ग को भी समझ लीजिए, मियां मुसलमान। ये समूह मुख्यतः बंगाली भाषी हैं, यानी ये असम की भाषा नहीं बोलते हैं, ये बंगाल की भाषा बोलते हैं। इनकी पूर्वज 1947 या 1971 में बांग्लादेश से असम आए थे। खेती किसानी इनके जीवन यापन का मुख्य साधन है और यहीं से जो विवाद है वो शुरू है। असम के मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि इनकी तादाद घुसपैठियों के रूप में बेहद ज्यादा है, चाहे 47 के बाद आए हो, चाहे 1971 के बाद आए हो, या फिर लगातार जिस तरीके से घुसपैठ असम में बढ़ता जा रहा है। और यही चिंता का विषय है और इसी पर आज हम अपने खास मेहमानों के साथ शो करेंगे। आज का सवाल यही है कि क्या इस तरह की भाषा असम में सामाजिक तनाव को बढ़ावा देने का खतरा पैदा करती है। जो बात असम के मुख्यमंत्री ने कही, जिसमें उन्होंने कहा कि मियां मुसलमानों को परेशान करो, क्या इस तरह की भाषा वहां पर सामाजिक तनाव को बढ़ावा देने का खतरा पैदा नहीं करती? दूसरे सवाल पर आते हैं जिस पर आज हम डिबेट करेंगे। ये क्या हर कड़ी भाषा को तुरंत सांप्रदायिक करार देना असली मुद्दे से ध्यान भटकाने की रणनीति तो नहीं है? असम के मुख्यमंत्री जिस दिशा में ये बात कहना चाह रहे हैं वो असम के लोगों को, असमिया लोगों के लिए अपने अस्तित्व को बचाने का एक आवाज के तौर पर उसे देखा जा सकता है, लेकिन उसे सांप्रदायिक रंग दिया जा रहा है। और तीसरा सवाल कि क्या अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ असम के लिए चुनौती नहीं है? यह एक बड़ा सवाल है। यह चुनौती केवल असम के लिए नहीं, यह चुनौती पश्चिम बंगाल के लिए है, जो अवैध तरीके से बांग्लादेशी घुसपैठी जो हैं वो हमारे मुल्क में दाखिल हो चुके हैं। और यही बात हिमंता दा भी कहते हैं कि इन घुसपैठियों को बाहर निकालना है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी पहचान कैसे की जाएगी और इनको किस तरीके से निकाला जाएगा। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल है। हमारे साथ डॉक्टर आशीष हांडा जी हैं, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ राज पुरोहित माधुरी जी हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। हमारे साथ कुलदीप यादव हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। और हमारे साथ पीरजादा तौकीर निजामी है, मुस्लिम स्कॉलर हैं। आप सभी का बेहद स्वागत है HNN न्यूज में। सबसे पहले तौकीर निजामी साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। असम के मुख्यमंत्री ने जो बयान दिया, उस बयान से इतनी तकलीफ क्यों और उसे एक सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश क्यों की जा रही है? देखिए आदरणीय, बहुत शुक्रिया। हम आपसे कहना चाहते हैं कि हमारी फटी टोपियों को देखकर तंज मत करो। हमारे ताज अजाब घरों में रखे हैं। मैं अरे ताज तक का जमाना चला गया। तौकीर निजामी साहब, ये ताज कहां से लेकर आ गए आप? ताज का जमाना चला गया, लोकतंत्र है हमारे मुल्क में। थोड़ा धैर्य रखिए। अरे आप ताज की बात कहेंगे तो मैं तो कहूंगा ना लोकतंत्र है। मैं फिर दोहराता हूं आपसे, लोकतंत्र की आप बात कर रहे हैं जिस मर्यादा में, अगर माननीय मुख्यमंत्री जी आसाम के, आप देख लीजिए वो किस तरह की भाषा कर रहे हैं, किन मियाओं की बात कर रहे हैं, वो उसी को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। धैर्य पूर्वक आप मेरी बात को सुन लीजिए। फिर से दोहराता हूँ मैं कि हमारी फटी टोपियों को देखकर तंज मत करो। हमारे ताज आज भी अजाब घरों में रखे हैं। हम वीर अब्दुल हमीद के वंशज हैं, यही मियाँ। आप समझ लीजिए मेरी बात को। ब्रिगेडियर उस्मान के वंशज हैं हम लोग। आप समझने की कोशिश करिए। इस देश को आजादी दिलाने से लेकर अभी तक आप किस मियाँ की बात कर रहे हैं? किसको 4 रुपए दोगे, 5 रुपए दोगे? और भारतीय जनता पार्टी संघ का जो एजेंडा आप वहाँ बता रहे हो, तो कह रहे हो कि मियाओं को आपको परेशान करना है, ये आपका एजेंडा है। आप भारत के संविधान की शपथ नहीं, किसका एजेंडा है? तौकीर निजामी साहब, कौन एजेंडा फैला रहा है? खड़े होते नजर आते हो। अरे तौकीर निजामी साहब, एजेंडा कौन फैला रहा है? उसके खिलाफ आप आवाज उठाते हो। मैं आपसे पूछ रहा हूं, तौकीर निजामी साहब, एजेंडा कौन फैला रहा है? क्या हमारे देश से अवैध घुसपैठियों को बाहर नहीं निकालना चाहिए? तौकीर भाई, आप इसका जवाब दीजिए पहले। क्या निकाल चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? देखिए, मैं तो सबसे पहले ये कहता हूं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में सीधा सीधा लिखा हुआ है आर्यों का भारत में आगमन। तो सबसे पहले तो आपको यही समझना पड़ेगा कि
कि हेमंत विश्वकर्मा शर्मा जी आप तो इस भारत के मूल निवासी नहीं है। धोखे से आपने भारत की शपथ लेकर संविधान की आप असम के मुख्यमंत्री बन गए। सबसे पहले तो आपको बाहर निकालना चाहिए। नहीं आप तौकीर देश भाई, के मूल बड़ा निवासी सीधा सा नहीं है। सवाल है, उसका जवाब नहीं दे रहे हैं आप, गोल मैं मोल सीधा जलेबी सीधा बना जवाब रहे दे रहा हैं। हूं, मैं सुन कह रहा लीजिए। हूं कि क्या अवैध डिस्कवरी ऑफ घुसपैठियों को इंडिया में निकाल लिखा है, बाहर भारत फेंकना में चाहिए या नहीं? आर्यों का आगमन। तो आप भारत में आर्य जितने हैं ये सारे के सारे मनुवादी लोग भारत के मूल अरे निवासी भारत नहीं में है। आर्य कब आए थे? लेकिन सिंधु इनको बाहर घाटी निकालना चाहिए। सभ्यता पढ़ लीजिए, जब कोई अस्तित्व में नहीं था तब भारत में आर्य आए थे। आप नहीं हो तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को अरे पढ़ पंडित लीजिए। जवाहरलाल नेहरू को मैं क्यों पढ़ने इंडिया में जाऊंगा? आप लिखा आर्य की उन्होंने। बात करेंगे तो मैं भारत सिंधु का- घाटी सभ्यता की भारत बात में करूंगा। आर्यों का आगमन। मुझे नहीं पढ़ना पंडित जवाहरलाल और नेहरू आदरणीय को। हम कक्षा आप आर्य की 2-3 बात में करेंगे जब तो फिर पढ़ते आप थे, इतिहास तो पर आपने आइए। पढ़ा है। आप चैप्टर पूरे होता फिर था इतिहास पर भारत ही में डिबेट कर आर्यों लीजिए, का मैं इतिहास आगमन। पर डिबेट करने के लिए तैयार हूं। तो मुझे आप तो जिस बताना पे चाहिए, कहिएगा, जिस भारत पॉइंट में पे जो कहिएगा, भारत के मूल मैं डिबेट करने के लिए निवासी तैयार हूं नहीं है, आपसे। वो आज दूसरों पे उंगली उठाते नजर आ रहे हैं। मैं आपसे मियाँ बड़ा को सीधा पूछ रहा हूं कि क्या मियाँ को अवैध दोस्त कर घुसपैठियों को दोगे। देश से इस बाहर तरह की निकालना भाषा चाहिए या नहीं? इस तरह की भाषा एक मुख्यमंत्री को शोभा देती है? मैं कि आपसे मियाँ पूछ को रहा ठीक हूं कर कि दो क्या अवैध कैसे ठीक कर घुसपैठियों दोगे को मियाँ देश से बाहर निकालना चाहिए या नहीं? मैं आपसे बस सिंपल सा पूछ रहा हूं। घुसपैठियों को देश के बाहर बिल्कुल निकालना चाहिए। मैं बिल्कुल तैयार हूं। जो भी बांग्लादेशी इधर उधर से जो लोग आए हैं उनको बिल्कुल निकालना चाहिए, लेकिन उनके साथ ये जो आर्य आकर हमारे इस देश मूल निवासी हमारे भारतवासियों के ऊपर हुकूमत कर रहे हैं, इनको भी निकालना चाहिए भारत से बाहर। मतलब आप घुसपैठियों के समर्थक हैं, कुल मिलाकर ये कहें? मैं अब ये कहना चाहता हूं कि घुसपैठियों को बाहर निकालो। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं कि आर्यों का भारत में आगमन, तो पहले तो पंडित जी बताएं मुझे कि आप कहां से आए हो। पहले तो आपको भी बाहर निकालना चाहिए। मतलब कुल मिलाकर आप यही कहना चाहते हैं, डिस्कवरी ऑफ इंडिया में भारत की खोज में जवाहरलाल नेहरू ने आर्य को लेकर क्या कहा, आप बताइए ना। लेकिन जो आर्य हमारे भारत पे कब्जा करके बैठे हैं, भारत के मूल निवासी जो दलित समाज के लोग हैं, आदिवासी एक नई थ्योरी लेकर चले आए। अरे है निजामी जी, जब कुछ नहीं मिला तो सेव करने के लिए एक नई थ्योरी लेकर चले आए। उस दिशा में पूरे डिबेट को लेकर जाना चाहते हैं। आशीष जी के पास आना चाहूंगा। दिशा में ले जाना चाहता हूं कि मुझे बताएं कि घुसपैठिए है कौन, सबसे पहले पहचानिए। ये क्या असम में घुसपैठिए नहीं है क्या? क्या बांग्लादेश के घुसपैठिए नहीं है क्या असम में? जहां आपने टोपी में छेद देखा, लगता है कि मेरा भाई है, मेरा भाई है। अरे भाई साहब, मुल्क की इस तरह से स्थिति मत करिए। अवैध घुसपैठियों के साथ खड़े मत होइए, मत होइए। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, मुल्क के साथ रहिए, मुल्क के साथ रहिए। देश बड़ा है, देश बड़ा है। कि हम भारत अरे तौकीर जी, देश बड़ा है, देश है तो हम हैं, देश है तो हम हैं। तौकीर रजा जी, जब आप बाहर जाते हैं ना किसी फॉरेन कंट्री में, तब आपके पासपोर्ट पर होता है रिपब्लिक ऑफ इंडिया। भारत के नागरिक हैं आप, पहले देश मानिए। बाबा साहब को नहीं मानते। अरे निजामी जी, पहले देश को मान लीजिए। आप लोग देश को आप लोग पहले मानिए। हमने कुर्बानी दी है इस देश के अरे लिए। किसने कुर्बानी नहीं दी? किसने कुर्बानी नहीं दी? कुर्बानी की बात कहां से आ गई? किसने कुर्बानी नहीं दी है, बताइए आप। को कैसे टाइट कर दोगे आप? अरे किसने कुर्बानी नहीं दी? चाहते हो तो क्या एक आपको बोलना चाहिए कि एक मुख्यमंत्री की क्या ये भाषा शोभनीय है? भाषा मियां मियां मियां। अरे आज सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़ लीजिए 2019 का, जिसमें ये साफ तौर पर लिखा गया है कि ये अवैध जो घुसपैठिए हैं उनके लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल है। आप अलग ट्रैक पे चले जा रहे हैं। घुसपैठियों की बात करना चाहिए, नाम लेना चाहिए। आप तो मियाओं की बात कर रहे हो। यहां पर मियां नहीं है, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, आ की मात्रा नहीं है, मियां है और मियां दो अलग अलग चीजें हैं। आ की मात्रा जहां आ गई वो अरबी शब्द हो जाता है और उसका मतलब सम्मान पूर्वक होता है। मैं कह तो रहा हूं ये मियां बरकतुल्लाह भोपाली भी हैं साहब। ये मियां सारे के सारे देश को चलाने वाले हैं मियां। इस देश में लहू बहाने वाले हैं मियां। इन्हीं ने ही इस मिट्टी को आजाद कराया है अंग्रेजों से। आज तक आप लोग वो गुलामी को नहीं भूले। अभी हमने अपनी जान की कुर्बानियां दी हैं। आप मतलब आप लोगों ने जान की कुर्बानियां दी है, इसका मतलब क्या है? ऐसा नहीं होने वाला। मतलब मैं तो हमेशा हम मानता हूं, आप हमेशा आप ही मानेंगे क्या? अरे आदरणीय, वही समझा रहा हूं को जो भारत के नहीं है
वो भारत ठीक में है बैठ के आशीष ध्यान जी, दे रहे हैं। अरे आपका विधान की टेप शपथ रिकॉर्डर आप एक जगह लोगे। फंस गया है, छोड़ दीजिए, आशीष जी से सुन ले। आशीष जी कुछ आप कह रहे थे, प्लीज। जी आशीष जी, आपको, मेरे आपको पैनलिस्ट को और आपके चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरे यानी आशीष का प्यार भरा नमस्कार। देखिएगा, सबसे पहले तो मैं हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करूंगा सभी आदरणीय को पैनलिस्ट से कि कृपया इस डिबेट को रुख को मोड़े नहीं, क्योंकि डिबेट क्या है? डिबेट यहाँ पे हिंदू मुस्लिम के बारे में है ही नहीं। ये तो गलत नैरेटिव स्प्रेड करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे ये मुद्दा क्या है? अबाउट प्रो इंडियंस एंड एंटी इंडियंस। यहाँ पे राष्ट्र भक्तों के बारे में और देशद्रोहियों के बारे में बात हो रही है। हर वो व्यक्ति जो गलत तरीके से हमारे देश में घुसा है, जिसको हम इन्फिल्ट्रेटर कहें या जिसको हम भगोड़ा कहें, कुछ भी कह लीजिए आप उसको, लेकिन वो हमारे संसाधनों पे कब्जा कर रहा है और हर देश ऐसे लोगों को अपने देश से बाहर निकालने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी 5 पॉइंट रखे थे। पहला पॉइंट ये रखा था, डेमोग्राफिक इन्वेजन जो हो रही है असम की, पहला पॉइंट डेमोग्राफिक इन्वेजन। दूसरा, जियोस्टैटिस्टिकली वाइटल डिस्ट्रिक्ट जो है लोअर असम में, उनके ऊपर कब्जा किया जा रहा है। तीसरा, इलीगल माइग्रेंट्स इन्फ्यूज किए जा रहे हैं। चौथा, वो एरियाज जो मुस्लिम मेजोरिटी में नहीं थे, अब वो मुस्लिम मेजोरिटी में कन्वर्ट होते जा रहे हैं डेमोग्राफिक शिफ्ट करने के लिए। और पांचवा, अगर इसको रोका नहीं गया तो आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट ने सचेत किया कि यही डिमांड करेंगे कि हमें बांग्लादेश के साथ मिला दिया जाए और इंडिया की इंटेग्रिटी और सॉवरेनिटी खतरे में आ जाएगी। जब इतने बड़े मुद्दे पे सुप्रीम कोर्ट 5 पॉइंट अपनी टिप्पणी देता है, तो उसके बाद असम सरकार, जो कि वहां पे पिछले कई दशकों से इन्फिल्ट्रेशन असम झेल रहा है, लेकिन पॉलिटिकल विल नहीं थी कांग्रेस सरकार की कि कभी इसको रोके या इसके लिए कुछ कदम उठाए। आज हेमंत बिश्व शर्मा जी अगर प्रखर राष्ट्रवादी होने का सबूत दे रहे हैं, तो इसमें किसी को इतराज क्या है? इतराज ये है कि वो मियां शब्द को मुस्लिम से जोड़ रहे हैं, जबकि यहां आपने बहुत एम्पली क्लियर कर दिया और ये कोई भी गूगल कर सकता है कि मियां मुस्लिम उनको कहा जाता है जो कि बांग्लादेश से, जो फॉर्मली ईस्ट पाकिस्तान था, वहां से माइग्रेट होके यहां आए और ब्रह्मपुत्रा के आसपास उन्होंने इलीगली रहना शुरू कर दिया। अब जबकि एसआईआर चल रहा है, जबकि एसआईआर में दूध का दूध और पानी का पानी होना तय है, भाई जिसका भी नाम उसमें आएगा, अगर वो गलत नाम आ रहा है, अगर गलत फॉर्म साथ भरा जा रहा है, आप अपना डॉक्यूमेंट दिखाइए। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है, आप इंडियन सिटीजन हैं, तो आप सिर माथे पे हमारे देश के नागरिक हैं। और अगर नहीं है तो भी आपको पता होना चाहिए कि 1985 का जो अकॉर्ड साइन किया गया था, तब की केंद्र सरकार और वहां की एजेंसीज के बीच में, जो क्लियरली कहता है कि 25 मार्च 1971 को एक कट ऑफ डेट बना दी गई है, जहां पे इलीगल इमिग्रेंट्स का एक प्रावधान रख दिया गया है। और हेमंत बिश्व शर्मा जी यही तो कह रहे हैं कि भैया हम जिनको आइडेंटिफाई करेंगे उनको देश से बाहर निकाल के छोड़ेंगे, उसके लिए हमें ढाका सरकार से कोई हमें। कुलदीप यादव जी से एक रिएक्शन ले लेते हैं। कुलदीप जी जवाब दीजिएगा प्लीज। जी, पहले तो आज महात्मा गांधी जी के बलिदान दिवस की समस्त देशवासियों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देता हूं। जिस प्रकार से महात्मा गांधी जी कहते थे, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि नफरत को जिसको वो महात्मा गांधी जो राम को पूछते थे, अंतिम भी थे, हे राम, उसी राम के अस्तित्व को नकार दिया जिस कांग्रेस पार्टी ने, और कोर्ट में एफिडेविट देके कहा कि राम काल्पनिक है, वो आज उसी महात्मा का नाम ले रहे हैं। आशीष जी सुनिए, कुलदीप जी बोलिए। मैं बीच में नहीं बोला, और आज जो बोल रहे हैं घुसपैठिए जो आ रहे हैं, तो पहले तो मैं, अरे निजामी जी सुन लीजिए ना, कुलदीप जी आप ही के फेवर में कुछ बोलेंगे, सुन लीजिए सुन लीजिए। आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग, वो खुद भारत में घुसपैठिए बन के बैठ गए और संविधान के उच्च सीटों पे बैठे हुए हैं। घुसपैठिए कैसे हो गए? अरे भैया, तुम्हारी कांग्रेस शर्मा जी की जन्म देने वाला भी भारतीय नहीं था, तुम्हारी राजमाता जो बड़ी मुश्किल से भारतीय असम में बनी है, सरकार लेकिन आज है। भी ये जिम्मेदारी हमारे लोकतंत्र की किसकी बनती है? देश वो का हमें घुसपैठिया प्रधानमंत्री कौन है? बोल रही है। आशीष जी रुकिए, सुन लीजिए, पहले जब बात सुन ले, उसके बाद जवाब दीजिएगा। कुलदीप जी पहले तो ये बता दीजिए दर्शकों आ रहा है
हमसे मीडिया के माध्यम से पूछा जा रहा है, बीजेपी के प्रवक्ता हमसे पूछ रहे हैं क्या इनको बाहर कर देना चाहिए। अरे आपसे देश नहीं संभल रहा है, आप देश को छोड़िए, आप देश में आंखें खुद खोलिए, घुस बैठिए बन आपको के पता आए चलेगा हैं। देश कहां चाहे से कहां हेमंत चला जा बिश्व रहा है। शर्मा जी हो, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, से आके बनने का काम किया। और जो अच्छा आज ठीक है, गुरु शंकराचार्य सुनिए ना। का, आज अरे गुरु कुलदीप यादव जी, शंकराचार्य का बड़ा चिंतन सीधा करते सा हैं, जवाब दीजिए डिबेट कि का क्या टॉपिक घुसपैठियों बैठो मारने को का काम देश से करती है। बाहर चले निकाला जाते जाए या हो, नहीं निकाला फिर जाए, सरकार कांग्रेस चले पार्टी का जाते स्टैंड हो। क्या है? ये देश डिबेट में का शांति टॉपिक बना के जान रखेंगे। क्या है? अरे आप और कहाँ हेमंत चले बिश्व जाते हैं? शर्मा की हिम्मत कैसे हुई अब आके कि बैठा करो डिबेट में। कांग्रेस के ऊपर उंगली उठाने का। इस प्रकार से नफरत बोने की ये जो रणनीति आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की लो जी, रही अब है, RSS यह के देश में ऊपर आ अशांति गए। फैलाने अरे का कोई कार्य डिबेट का करेगी। टॉपिक ये बताओ भाई ये हमको। कुलदीप जी, मीठी शब्दों से और सिर्फ अक्षर के अंतर अरे बता कुलदीप देते जी हैं। आप सुन लीजिए जैसे- ना, आप ये बताइए कि क्या अवैध घुसपैठियों को देश से बाहर निकाला जाए या नहीं निकाला जाए? अरे 10 साल से क्या कर रहे हैं आप? अरे मैं 14 पूछ साल रहा से हूं, आप क्या निकाला कर रहे जाए या हैं? ना निकाला हमसे जाए? क्यों अरे पूछ जो रहे हैं? 70 साल हमसे से क्यों तुमने पूछ रहे हैं? कालाकानी देश का की, लोकतंत्र उसको आपके साफ हाथ करने में, में टाइम जाएगा। आपके हाथ में, देश की सबसे ऊंची कुर्सी आपके हाथ में है। हमसे क्यों पूछ रहे हैं? आप कार्रवाई करिए। हम मतलब कार्रवाई आप कर सहमत रहे हैं? हैं। आप आपके सहमत पेट में हैं दर्द कि होता निकाला है, जाना तो चाहिए? तो मान लो कार्रवाई ना। करते हैं। आपके पेट में दर्द होता है जब हम कार्रवाई करते हैं। धर्म विशेष को एजेंडा बनाकर देश का माहौल खराब करने का काम जिस प्रकार से हेमंत बिश्व कोई शर्मा धर्म जी कर विशेष रहे के बारे हैं, में बात ये ही नहीं कर रहा। निंदनीय है। आपको डिबेट का टॉपिक ही समझ में इसके नहीं लिए आ रहा। देश की हम तो आवाम उनकी के बात सामने कर इनको रहे हैं। माफी मांगना वो चाहिए। गलत तरीके से हमारे देश में घुस के हमारे संसाधनों पे कब्जा करने का प्रयास कर रहे ठीक हैं। है, ठीक है आशीष जी, ठीक है, अब हिंदू धर्म गुरु हमारे साथ जुड़े हैं राज पुरोहित मधुर जी। राज पुरोहित जी, एक कमेंट आपसे भी चाहूंगा प्लीज। असम में जो सरकार अभी वर्तमान में कार्य कर रही है, उसका कार्य करने का जो भी तरीका है, देखिए समाज पर और समाज के साथ साथ देश पर जो लंबे समय से एक बहुत बड़ा ग्रहण लगा था, उस ग्रहण काल में बहुत सारे ऐसे रोहिंग्या मुसलमानों को और बहुत सारे ऐसे जो अराजक तत्व हैं और आपराधिक तत्व हैं, उनको जो प्रश्रय मिला है, वो प्रश्रय कहीं ना कहीं जब हटाने का कार्य किया जाएगा, जब जब समाज को एक स्वच्छ दिशा में, सही दिशा में ले जाने का कार्य किया जाएगा, और जब जब इन अपराधियों को मुक्त करने का, अपराध से मुक्त करने का प्रदेश में एक विजन चलेगा, तो कहीं ना कहीं अपवाद जन्म लेगा। मैं तो शुभकामनाएं देता हूं कि ऐसे विजन पर जो काम हो रहा है। रही बात कि उसमें आज का जो बयान आया है, बयान में भी बहुत सारे ऐसे संदर्भ जुड़े हुए हैं जो रोहिंग्या मुसलमान अपवाद को जन्म दे रहे हैं, जो बार बार बहन बेटियों को, संस्कृति को प्रताड़ित कर रहे हैं, जो वहां पर झूठी एक कहीं ना कहीं मजार बना लेते हैं, हरी चद्दर डाल करके बैठ जाते हैं, जो समाज में कहीं ना कहीं संकीर्णता को जन्म दे रहे हैं और विषाक्त स्थिति में है, उनके ऊपर ठोस से ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार किसी भी तरीके से कोई भी भेदभाव नहीं कर रही है। समाज में जब जब अधर्म फैलता है या ऐसे अराजक तत्व आते हैं, उनका इलाज होना बहुत जरूरी होता है। और मुझे लगता है कि हेमंत जी वो बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं। आने वाले समय में असम जो है वो इन तमाम प्रकार की अराजकताओं से मुक्त होगा। ठीक है, निजामी जी कुछ कह रहे थे जी। आदरणीय, मैं ये कहना चाहता हूं कि बड़ी मिर्ची लग रही है भारतीय जनता पार्टी के हमारे आदरणीय प्रवक्ता जी को। अरे महात्मा गांधी का नाम लिया, राष्ट्रपिता का नाम लिया उन्होंने, राष्ट्रपिता का नाम लेने में आपको मिर्ची लग रही है। अरे उन्होंने महात्मा गांधी पर कुछ कहा क्या? आतंकवादी आप कुछ भी पकड़ लेते हैं। और हेमंत बिश्व शर्मा जी पहले खुद कागज दिखाए ना, आप पहले प्रूव करें कि आप भारत के मूल निवासी हैं कि नहीं। बार बार आपसे वही कह रहा हूँ, दूसरों को उंगलियां तब उठाइए जब आपका दामन पाक हो। आपने इस देश को दिया क्या है? हमारे बर्बादी 2014 के बाद उनको लग रहा है जैसे भारत आजाद हुआ है। अरे भारत को आजाद कराने में इस देश के मूल निवासियों ने अपने कुर्बानियां दी हैं, बलिदान दिया है। आज आप हमारे देश पे कब्जा करके बैठो, दूसरे से कागज मांग रहे हो। आप अपने कागज कब दिखाओगे? आपको भी तो कागज दिखाना पड़ेंगे। कागज दिखा रहा है वो कौन दिखाएगा? तो अगर आप हिंदुस्तानी हो तो कागज दिखाने में एतराज किया है, और अगर कागज अरे नहीं आपको तो कागज आपको दिखाने बाहर में निकाल दिया भारत जाएगा। में जो करना है आप काम डरा करो। रहे हैं। कब हुआ? कैसे हुआ? भारतीय जनता पार्टी आरएसएस इसी प्रकार से मुस्लिम समुदाय को डराने का कार्य कर रही है। आप कागज अरे दिखाइए। कौन मुस्लिम आप डर रहा है? जिसके पास कागज आप होंगे वो डराने की डरेगा बात क्यों? कर रहे हैं। अरे आप एक हम बात कागज की बताइए बात कुलदीप कर रहे हैं। यादव जी, आशीष जी रुकिएगा, आशीष जी रुकिएगा। अरे अगर एसआईआर में कोई डॉक्यूमेंट मांग रहा है, मेरे पास भी आए थे बीएलओ, मैंने अपने डॉक्यूमेंट दिखाए, तो क्या मैं अवैध घुसपैठिया हो गया क्या?
डॉक्यूमेंट मांगने आएंगे तो डॉक्यूमेंट नहीं दिखाएंगे क्या? आपके पास कागज है, दिखा मतलब दीजिए। कोई नियम कायदा कानून ना रखे। सरकार से क्या अपेक्षा रखेंगे भारतीय जनता पार्टी से? और जिसको घुसपैठिए बना रहे हैं, एजेंडा है इनकी एक राजनीति। अभी कोविड का इतना बुलडोजर चला, लेकिन वाराणसी से लेकर कलकत्ता तक पहुंच गया, ना तो बुलडोजर कहीं दिखा। कई मामले ऐसे हमारे भारत की है जिन्होंने 4 साल से 10 से 15 साल के अपने बच्चों को खोने का काम किया। कुलदीप यादव जी, मुझे लगता है एक बार टॉपिक रिसर्च कर लीजिए। आप टॉपिक से बार बार डाइवर्ट हो रहे हैं। मैं आशीष जी आपके पास आऊंगा, 30 सेकंड का एक ब्रेक लूंगा। 30 सेकंड का ब्रेक लेता हूं, उसके बाद फिर से वापस डिबेट में आता हूं। मैं 30 सेकंड का ब्रेक। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। मुल्तानी घोगा कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी घोगा कॉफ सिरप। क्या है भाई तानू? अचानक दर्द उठा। ठीक है सर। हाँ, बस आया तेज हो गया। डॉक्टर ने दिखा रहा है। डॉक्टर का मतलब खर्चा? प्राइवेट हॉस्पिटल का बिल इंश्योरेंस कवर करूगी कि नहीं? मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा? फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। पैसे ज्यादा लगणगे? चिंता ना करो, सारा इलाज बिना पैसे दे होएगा। बिना पैसे दे? जी हाँ, पंजाब सरकार पहली स्टेट सरकार बनी है जो ये सुविधा दे रही है। हरेक नागरिक जिहड़ा है वो मुख्यमंत्री सेहत कार्ड जो बन गया तो 10 लाख रुपये का मुफ्त ते कैशलैस जिहड़ा इलाज कराउण दे काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। जॉइंट पेन के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के अमेजिंग रिजल्ट सबको पता है, पर क्या आपको पता है कि पुराने और ज्यादा बिगड़े दर्द के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स को भी रेगुलर यूज करना चाहिए। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट पल है। आईवीएफ से मुझे मिला खुद का बच्चा पाने का बेस्ट मौका। इंदिरा आईवीएफ की खास टेक्निक देती है आने वाले बच्चे को एक नेचुरल गर्भ जैसा वातावरण और बढ़ाती है खुशखबरी का मौका। इंदिरा आईवीएफ, खुशखबरी का बेस्ट मौका। मुल्तानी घोगा कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी घोगा कॉफ सिरप। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वापस अपने डिबेट पर चलते हैं। हमारे साथ 4 खास मेहमान बने हुए हैं। डॉक्टर आशीष जी, नेता भारतीय जनता पार्टी के, राजपुरोहित माधुर जी, हिंदू धर्मगुरु कुलदीप यादव जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, और पीरजादा तौकीर निजामी जी। आशीष जी, आप कुछ कह रहे थे, आप अपनी बात पूरी करिएगा प्लीज। जी, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि आने वाले इलेक्शंस को लेके जो कि इस साल के अंत में है, जहां की ऑपोजिशन को अच्छी तरह पता है हेमंत बिश्व शर्मा जिस तरह से प्रखर रूप से राष्ट्रवादी नेता के रूप में आगे बढ़ते जा रहे हैं और असम को आगे ले जाते जा रहे हैं, उनका सुपड़ा साफ होने वाला है। क्यों? क्योंकि 2024 में जहां हमने 800 इमिग्रेंट्स को बाहर निकाला था, 2025 में इसकी संख्या 3 गुना होके 2000 इमिग्रेंट्स को बाहर निकालने की हो गई और 2026 का उनका विजन है 10,000 से 15,000 इमिग्रेंट्स को हम बाहर निकालेंगे। लेकिन डॉक्टर आशीष राणा जी, इनकी संख्या तो लाखों में है, 1000 निकाल के क्या बता रहा हूं मैं आपको। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लाखों में है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। खुद हेमंत बिश्व शर्मा जी ने कहा है कि तकरीबन 4 से 5 लाख मियां जो है इस बार एसआईआर से बाहर हो जाएंगे, मुझे मालूम है। लेकिन क्या रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे। जो इतने 70 साल का गर्दा उन्होंने फैलाया है वो धीरे धीरे ही साफ होगा। इस साल का टारगेट 10 से 15,000 का है और पिछले साल में ऑलरेडी 1.45 लाख हेक्टेयर जमीन से हमने इन एंटी नेशनल्स को और
जिनको बोलते हैं ना फॉरेनर्स को बाहर निकाल के खदेड़ दिया है। और ये क्यों हो पा रहा है? क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर को, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने पावर दी है, वो इनको नोटिस दे रहा है कि भाई आपको 10 दिन के अंदर छोड़ना है अगर आपके पास कागज नहीं है, और अगर वो नहीं छोड़ते तो 24 घंटे के अंदर उनको बाहर निकालने का प्रावधान है। और जिसका फलस्वरूप बाहर से इतनी इन्वेस्टमेंट आनी शुरू हो गई है आशीष जी कि आपके दर्शक हैरान हो जाएंगे। 27,000 करोड़ की टाटा सेमीकंडक्टर प्लांट लगाया गया है, 10,600 करोड़ का फर्टिलाइजर प्लांट लगाया गया है नाम रूप में, और 3,200 करोड़ का थर्मल प्लांट लगाया गया है। इसके अलावा 22,000 करोड़ का ट्विन ट्यूब टनल प्रोग्राम ऑलरेडी ब्रह्मपुत्रा के नीचे से जाने की तैयारी हुई है। जब इतनी डेवलपमेंट हो रही है तो उनके पैरों तले जमीन किसकी हुई है? कुलदीप यादव जी जवाब दीजिएगा जल्दी से। बीजेपी के प्रवक्ता जो है, कुलदीप जी आपका फ्रेम फ्रीज हो गया लगता है। राजपुरोहित जी आप जवाब दीजिएगा प्लीज। जवाब इसमें क्या देना है? नहीं, आप कुछ कह रहे थे, आप अपनी बात रख सकते हैं। ठीक है, आवाज आ गई। 1 मिनट राजपुरोहित जी, कांग्रेस के प्रवक्ता की आवाज आ गई। जुमला दिया या डबल कर दूंगा, हमारे देश की महिलाओं को जुमला दिया कि तुम्हारी सुरक्षा करेंगे, हमारे देश के आवाम को आश्वासन दिया कि हम आपकी तरक्की करेंगे, हम काला धन लाएंगे, हम हवाई चप्पल पहनने वाले। ओ भैया तुमको नहीं मालूम तो मैं तुम्हारा ज्ञानवर्धन कर देता हूँ। असम आज की डेट में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी स्टेट बन गया है पूरे देश का, जहां 2020 से 25 के बीच में कंट्री की ग्रोथ रेट 29% थी। असम की ग्रोथ रेट 45% थी 5 साल के अंदर। तुम्हें मालूम क्या है? पर कैपिटा इनकम जो हर आसामी की है वो 54% बढ़ गई है। थोड़ा पढ़ के आओ, थोड़ा होमवर्क करके आओ, थोड़ा डिबेट के बारे में जान के आओ तो अच्छा तुम्हारी बात सुनना। जी कर देंगे, नहीं तो देश को आजाद करने का काम करेंगे, महात्मा गांधी को जान जाएंगे तो सभी समुदायों को साथ लेकर चलने का काम करेंगे, और इनकी हिटलर शाही नहीं चलने पाएगी। इसलिए बीजेपी को पीड़ा होने लगती है। और आज का महात्मा गांधी को हमने खूब जाना हुआ है, लेकिन आज खूब बदला हुआ भारत है। बदले हुए भारत में एक चाटा पड़ेगा तो दूसरा गाल आगे नहीं किया जाएगा। इतना खींच के चाटा मारा जाएगा कि सामने वाला चाहे पाकिस्तान हो, चाइना हो या अमेरिका हो, उसको समझ में आ जाएगा कि ये बदला हुआ भारत है। ना झुकेगा, ना रुकेगा, ना गलत कहेगा, ना गलत सहेगा। ये बदला हुआ भारत है, ये जानने के लिए, समझने के लिए तैयार हो जाओ। भारत फिर से विश्व गुरु बनने के लिए अग्रसर है और 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य मोदी जी के नेतृत्व में पूरा होके रहेगा। तुम चाहे जितना मर्जी जोर लगा लो, भारत को आगे बढ़ने से रोकने के लिए रोक नहीं पाओगे। जल्दी से जवाब दीजिएगा कुलदीप जी, उसके बाद फिर मैं राजपुरोहित जी के पास जाऊंगा। कुलदीप जी आपको शायद आवाज नहीं आ रही है। राजपुरोहित जी, एक बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर असम में हिंदुओं की आबादी कम क्यों हो रही है? एक समय वहां पर 80% हिंदू हुआ करते थे, आज उनकी आबादी गिरकर 60% पर आ गई। पूर्वोत्तर समय में जो सरकारें जिन्होंने काम किया है उनके द्वारा ये पहले ही जवाब में दे चुका हूं कि प्रश्रय आप कैसे व्यक्तित्व को दे रहे हैं, किन व्यक्तियों को आप वहां पर घुसने दे रहे हैं, घुसपैठिए के रूप में उसको रख रहे हैं। साथ ही साथ अभी पीरजादा ये जो बैठे हैं मुस्लिम स्कॉलर, इनके द्वारा SIR पे भी और तमाम चीजों पर ये प्रश्न उठाया जा रहा था। तो मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, पीरजादा भी जब अपनी चीजों को खंगालेंगे, अपनी पीढ़ियों को खंगालेंगे, तो या तो हिंदू निकलेंगे और या फिर रोहिंग्या मुसलमान निकल जाएंगे। तो रोहिंग्या जो व्यक्ति है जिसके नियत में खोट है, जो वास्तविकता में जिसके पास कागज तैयार नहीं है, जो वास्तव में स्वयं में घुसपैठिया है, तो उसके पास जवाब नहीं है। वो केवल सरकार की नीतियों पर प्रश्नवाचक चिन्ह बनाएगा। साथ ही साथ रही बात अभी तक क्या हो रहा था, विगत लंबे समय से जो सरकारें काम कर रही थी वो एक देश के साथ बहुत बड़ा छलावा भी चल रहा था, गुमराह भी हो रहा था। हिंदुत्व के साथ इतने मंदिर तोड़े गए, उन मंदिरों पर न्याय नहीं मिल पाया। हिंदू संस्कृति का समूल रूप से जो नाना प्रकार के आक्रांता आए उनके द्वारा जो है उसका विनाश कर दिया गया था, उसको दोबारा लौटाने में किसी भी प्रकार का कांग्रेस का कोई योगदान नहीं रहा। हमें लगता है कि अभी वर्तमान में जो सरकार काम कर रही है वो एक अच्छी नीतियों पर काम कर रही है और साधु संत महात्मा उनके साथ हैं, उनका आशीर्वाद ठीक है। पीरजादा जी जवाब दीजिएगा। देखिए, हमारे आदरणीय धर्मगुरु हैं, जब हमारे
समाज के ऐसे धर्म गुरुओं की इस तरह की भाषा होगी। दोनों चीजें बताना चाहता हूँ, आपको बता दूं, हम गुरुओं की भाषाओं पर मत जाइए। आप पहले ये जाहिलियत को सुधारिए, जो समाज में जो पनपी हुई जाहिलियत है, जो समाज में अराजकता को जन्म दे रही है, जो बहन बेटियों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, जो 3-3 साल की बच्चियों के साथ रेप कर बैठते हैं, ये टोपी लगा करके दाढ़ी रख करके मौलाना आप लोग बन जाते हैं, ये छांगुर जैसे ऐसे नीच कुकृत्य लोग जो यहाँ समाज में निकल करके आते हैं, आप हमको भाषा शैली सिखाते हैं। आप हमको ज्ञान देंगे कि संस्कृति का क्या ज्ञान है, जो हम लोग समाज को खुद ही पोषित कर रहे हैं। इतने गुरुकुलों को नष्ट कर दिया, इतने मंदिरों को तोड़ दिया, उस पर आपकी जुबान सिल जाती है। आप आए हमको ज्ञान देने के लिए भाषा शैली बताएंगे आप हमको? कुछ तो अकल में कम से कम जो है आप अच्छा विचार लेकर के चला करिए। आप अभी देखा बिहार में भी आपने इसी तर्ज पे जो है ना वहाँ पर भी सरकार बनाई। बैठे हुए असम की बात करिए आप, बिहार में क्या हुआ, बंगाल में क्या हुआ, उसको छोड़ दीजिए। आप असम की बात करिए। आप टॉपिक से बार-बार डाइवर्ट क्यों हो जा रहे हैं? क्या वजह है? असम की बात कर रहे हैं। अभी जो हेमंत जी का जो बयान आया उसका बात कर रहे हैं, उसकी बात आप करिए। कलम कॉपी लेकर के बैठ गए, बुद्धि की संकीर्णता भरी पड़ी है, दिमाग में जंग लगा पड़ा है, विचार अच्छे आ नहीं रहे हैं, सरकार की नीतियों पर प्रश्नवाचक चिन्ह बनाना है, उसमें से सामाजिक अराजक तत्वों को बाहर नहीं निकालना है आपको। उनको आप खुद ही प्रश्रय दे रहे हैं, मीडिया चैनलों पर बैठ करके आप खुद उसके प्रश्रय के दाता बन रहे हैं। भाई इनके ऊपर बल्कि एफआईआर होनी चाहिए। ऐसे लोग जो रोहिंग्या मुसलमानों का समर्थन करते हैं, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं सरकार से मांग करता हूं, ऐसे लोग जो रोहिंग्या मुसलमानों का समर्थन करते हैं या फिर किसी भी प्रकार के घुसपैठियों का समर्थन करते हैं, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन भाजपा और संघ आरएसएस के लोग जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं, अच्छा आरएसएस का एक मिनट रुक जाइएगा आशीष जी, आरएसएस के किस लीडर की तरफ से या किस व्यक्ति की तरफ से ये बयान आया कि भारत में जो लोग विदेश से आए, बाहर से आए हैं? तौकीर जी, विदेश से कौन आया है भाई? विदेश से तुम ही आए हो, तीर ज्यादा तुम्हारा नाम लिखा हुआ है, हमारे नाम के आगे तीर 26 लगा हुआ है। तुम ही विदेश से आए हो, हमें नहीं लगता है यहाँ सब स्वदेशी हैं। विदेशी प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ तुम ही हो, कोई विदेशी नहीं है यहाँ पे। यहाँ सब अपने धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए बैठे हुए हैं। तुम विदेश चिल्ला रहे हो, तुम्हारे यहाँ घुसपैठिए भरे बैठे हैं, उनका तुम समर्थन कर रहे हो। विदेशी तुम खुद हो, तुम्हारा अस्तित्व विदेश में आ रहा है। रुक जाइएगा राज पुरोहित जी, एक मिनट रुक जाइएगा। आशीष जी मैं आपके पास आऊंगा, सुनिए निजामी जी सुनिए ना। अरे रुक जाइए पुरोहित जी, रुकिएगा। अरे निजामी जी सुन लीजिए ना। अच्छा ये बताइए कि आप द्रविड़ हैं, क्या है आप, क्या है आप? अभी नेहरू जी की बात कर रहे थे, मैं इतिहास पे नहीं आना चाह रहा था क्योंकि टॉपिक डाइवर्ट हो जाता, लेकिन आप मानेंगे नहीं। अब आप बताइए कि आप क्या हैं, आप द्रविड़ थे, क्या है आप? अरे देखिए हम तो भारत के मूल निवासी तो द्रविड़ है। आप पढ़ के आइए ना, 4 लाइन वहां पे पढ़ लेते हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया की। अरे ये कुछ नहीं है, या तो ये वैदिक काल की आप बात कर रहे हैं, 2000 BC की, तब अस्तित्व नहीं था इस्लाम का। क्या बात कर रहे हैं आप? हेमंत विश्वकर्मा जी का भी DNA अगर आप पढ़िए इतिहास तो पूरा पढ़िए, आधा अधूरा पढ़ के मत आइए, आधा अधूरा इतिहास पढ़कर मत आइए। या तो आप पूरा पढ़िए, वैदिक काल से पहले सिंधु घाटी सभ्यता पढ़िए, द्रविड़ थे उनका इतिहास पढ़िए। केवल 2 लाइन पढ़ लिया, हेडलाइन देख लिया, हाँ भाई इस पर बोलेंगे, ऐसे नहीं होता सर। इतिहास पढ़ कर आइए। अरे भाई मैं तो बता रहा हूं इतिहास आपको, कम से कम कुछ सीख लेंगे तो अगली डिबेट में काम आएगा, सीख लीजिए। अरे मैं तो आपको इतिहास बता रहा हूं सर, सीख लीजिए। आशीष जी जिस प्रकार से ये आक्षेप लगा रहे हैं, पहली बात इनके खुद ही अस्तित्व पर इनके खुद ही प्रश्नवाचक चिन्ह बनता है। जो व्यक्ति के दिमाग में ये प्रश्न आ गया कि यहाँ पर रह रहे सनातनी वो विदेशी हैं, यानी वो व्यक्ति खुद ही घुसा हुआ है और अपना आधार कार्ड बनवा करके रह रहा है। उसकी जात राजपुरोहित जी जिन्होंने इतिहास नहीं पढ़ा, 4 लाइन पढ़कर आएंगे व्हाट्सएप जर्नलिज्म का ना, वो इसी तरह बोलेंगे। जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता नहीं पढ़ी, जिन्होंने द्रविड़ों का इतिहास नहीं पढ़ा, जिन्होंने आर्यों का इतिहास नहीं पढ़ा। अरे सर, अरे सुन लीजिए निजामी साहब, लेकिन आप वो बताने को तैयार नहीं है। भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ? क्या ये देश के मूल निवासी हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मूल निवासी द्रविड़ है क्या? आप द्रविड़ हैं क्या? मैंने कहा कि हम तो अरे वैदिक काल आपने पढ़ा है क्या? वैदिक काल पढ़ा है क्या? कुछ भी सगुफा छोड़ देना है, इतिहास पढ़ कर आएंगे नहीं, व्हाट्सएप जर्नलिज्म करेंगे आप लोग। अरे सर मुझे तो पूरा इतिहास पता है, आप जो कहिए मैं वो बता दूं। मैं आपसे ज्यादा अच्छा इतिहास जानता हूं, मैं इस बात का दावा कर सकता हूं। आप जिस पर बोलिए उस पर मैं कहूंगा।
आप महापुरुष हैं। नहीं, मैं महापुरुष नहीं हूं सर, पढ़ा लिखा इंसान हूं, पढ़ लिख कर यहां खड़ा हूं। मैं व्हाट्सएप जर्नलिज्म की पढ़ाई नहीं पढ़ी है, किताबों की पढ़ाई पढ़कर आया हूं। आपने खूब पढ़ा होगा, आप इसका जवाब दे दीजिए। मैं आप कह रहा हूँ, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं, अगर कोई सच बोल दे तो वह भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हो जाता है क्या? सीधे जवाब दीजिए, सवाल करिए। सुनिए, मैं एक बात नहीं, मुझे सुनने की क्षमता है, आप बताइए ना। आप बार बार प्रश्न कर रहे हैं, बार बार एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, जब जब धर्म और संस्कृति की बात होगी, जब जब कोई संत महात्मा पुरोहित आचार्य आकर के उस वक्तव्य को रखने का प्रयास करेगा, ऐसे तमाम समाज में मूर्खानंद हैं जिनको ये लगेगा कि वो पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे हैं। मैं बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं, पार्टी जो भी आएगी अच्छी विचारधारा से काम करेगी, हम लोग लग करके काम करते हैं। आशीष जी, मैं आपके पास आऊंगा, रुकिए। तौकीर भाई, अब बताइए धर्म क्या होता है? धर्म की डेफिनेशन आप समझाइए। आप समझा देंगे तो मैं मान जाऊंगा। धर्म होता क्या है? चलिए आदरणीय सवाल नहीं, आप बताइए धर्म क्या होता है, धर्म की डेफिनेशन क्या है? धर्म की डेफिनेशन हजरत इब्राहिम से जो उन्होंने डेफिनेशन दी है, वो धर्म की डेफिनेशन आप बताइए। मैं अब आपको इतिहास में लेकर चलता हूं, 2000 BC में चलिए। मैं आपको बोल रहा हूं ना सर, मैं आपको बोल रहा हूं, पढ़ा लिखा आदमी हूं। आप अगर कुरान पर भी बहस चाहेंगे तो मैं वो भी करने के लिए तैयार हूं। आपसे ज्यादा नहीं जानूंगा तो आपसे कम नहीं जानूंगा, दावे के साथ कहता हूं। जिस दिन चाहिए, जिस फोरम पर चाहिए, आपके साथ बहस करने के लिए तैयार हूं। जगह आपकी, सब कुछ आपका, सब्जेक्ट आपका। आप बताइए आप किस पर बहस करना चाहते हैं मुझसे। ऐसे मत कहिए सर, सो उठ के नहीं आया हूं, प्लीज। आशीष जी, अपनी बात पूरी करिएगा। जी, मैं सिर्फ ये कहूंगा कि देखिएगा, ऑपोजिशन का काम होता है सिर्फ इल्जाम लगाना, कहीं ना कहीं भ्रांति पैदा करना, लोगों के मन में संदेह पैदा करना। यही संदेह उन्होंने सीएए के टाइम पे किया, एनआरसी के टाइम पे किया, और हर जगह यही किया, और अभी भी वो यही कर रहे हैं। मुसलमान भाइयों के मन में संदेह पैदा करना कि हेमंत बिश्व शर्मा जो है वो तुम्हें बाहर निकालने के प्रयास में है, जबकि वो सिर्फ इन्फिल्ट्रेटर्स के बारे में बात कही गई थी। अब सोचिएगा, जब लीडर ऑफ ऑपोजिशन है असम का देबाब्रता साकिर नाम से, इन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लेटर लिखा है रिसेंटली, और उसमें लिखा है कि आप स्यू मोटो एक्शन लीजिए और देखिए एसआईआर में कितनी गड़बड़े हो रही हैं। अरे भैया, स्यू मोटो क्यों ले? तुम इल्जाम लगा रहे हो गड़बड़े हो रही हैं, तो तुम उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दो और प्रॉपर केस फाइल करो। दिक्कत क्या है? लेकिन वो नहीं करेंगे क्योंकि उनके पास सबूत नहीं है। सबूत क्यों नहीं है? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जब एसआईआर करवाया तो इसका मुद्दा क्या है? सिंपल इलेक्टोरल रोल की एक्यूरेसी को एस्टेब्लिश करना। इसमें किसको एतराज है भाई? किसी गलत आदमी का नाम जुड़ना नहीं चाहिए और किसी सही आदमी का नाम कटना नहीं चाहिए। इतना सा काम हो जाए अगर, तो इलेक्टोरल लिस्ट जो है वो रिफॉर्म हो जाएगी, वो अच्छे से फिल्टर हो जाएगी, जो पूरे देश के लिए अच्छा है। क्योंकि आखिरी बार ये 2005 में एक्सरसाइज हुई थी, आज 20 साल से एक्सरसाइज नहीं हुई है। और इसी के लिए जब गाइडलाइंस बनाई जाती हैं, जब वहां पे रैशनलाइजेशन किया जाता है पोलिंग बूथ का, जहां पे एक पोलिंग बूथ में 1500 से कम करके 1200 वोटर बना दिए जाते हैं, भले ही इसके लिए 1826 पोलिंग स्टेशन एक्स्ट्रा बनाने पड़े, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये इंश्योर करता है कि भाई फेयर इलेक्शन हो, जो कि बड़ा जरूरी है। आप कहते हैं जबरदस्ती फॉर्म 7 भरा जा रहा है, हमारे लोगों के नाम काटे जा रहे हैं, तो क्या दिक्कत है? 1 महीने का टाइम मिलता है। अगर आपका नाम कटा और आपको लगता है कि आपका नाम गलत कटा है, आप अपना कागज दिखाइए, आप अपना डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दीजिए और आपका नाम दोबारा रिएक्शन ले लेते हैं। कुलदीप कहां है? बात कर रहे हैं आप? किस देश की लोकतंत्र की बात कर रहे हैं जिसको आप मानते तक नहीं है? किस सरकार की बात कर रहे हैं? नहीं मानता। आपके राहुल गांधी जाके विदेश में बोलते हैं भारत में लोकतंत्र गुमराह करने का काम कर रहे हैं। 2014 से हमारा सीधा प्रश्न है आपसे, 2014 से आपके हाथ में सत्ता है,
मैं ये पूछना चाहता हूँ, देश का किसान दिल्ली नहीं पहुँच सकता है, लेकिन लो जी, अब किसान पे आ गए। ए भैया कोई टॉपिक बता दो, इनको आज डिबेट का पहुंच जाता है। और आप एसआर की बात करते हैं, हरियाणा में आपने चोरी किया, इलेक्शन कमिश्नर ने चोरी अरे किया। यार मेरे को एक बात बताओ ना, जब हमने ये लो अपॉइंट अरे कुलदीप जी आप टॉपिक से डाइवर्ट काहे हो जाते हैं? कुछ पॉइंटर्स लिख कर आए हैं, क्या उन्हीं पे बनना है? ये लो अपॉइंट किए, इसके अगेंस्ट आपकी पॉलिटिकल पार्टीज ने सभी ने BLA अपॉइंट किए। कितने BLA अपॉइंट किए? होमवर्क नहीं किया होगा आपने। 61,533 BLA अपॉइंट किए, और ये सब लोग मिलके क्या कर रहे हैं? एक एक घर में जाके ये चेक कर रहे हैं कि भाई इस घर में कितने एलिजिबल वोटर हैं। अगर आपका नाम किसी का कटा है तो कंप्लेंट कीजिए, कौन रोकता है? आपकी सुनवाई होगी। लेकिन आप तो कहते हैं CJI स्यू वोटो कॉग्निजेंस ले ले। क्यों भैया, काम धंधा नहीं है CJI के पास? आप ये अच्छी लगता है, आप कंप्लेनेंट हैं, आप दीजिए ना डाटा, आप बताइए कितने लोगों के नाम गलत काटे गए, उनको करेक्ट करेंगे, लाइए इंडिया के सामने। आपके पास कुछ डाटा है तो राहुल गांधी एक डाटा लेके आते हैं, अब हम हाइड्रोजन बम लेके आए हैं, लेकिन जिसका डाटा होता है वो ही बाद में बैक ऑफ कर जाता है। मेरा डाटा आशीष जी टॉपिक से डाइवर्ट हो रहे हैं, तौकीर भाई को भी लेते हैं। तौकीर भाई आप कुछ कहना चाह रहे थे, तौकीर भाई से भी एक रिएक्शन ले लेते हैं। प्रश्न कर रही है, दबा के रखेंगे आप किसी को? अरे तौकीर भाई को सुन लेते ना कुलदीप भाई। जब हम अंग्रेजों के सामने नहीं झुके, ना तो आपके बुलडोजर से डरने वाले हैं। अरे भाई कौन अंग्रेजों के सामने नहीं झुके? तुम्हारी तो पार्टी का जन्मदाता एक अंग्रेज है, कुछ तो शर्म से डूब मरो। तुम्हारी तो पार्टी का जन्मदाता हिंदुस्तानी नहीं है, तुम हिंदुस्तानी कहाँ से हो जाओगे? कोई भी नहीं मानते उसको, उसी की शपथ लेते हैं। शपथ लेने के बाद अब ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि हम भी योगी हैं, हम भी मोदी हैं। तो हर आदमी अपने आप को इस तरह की बयानबाजी करके इस देश में जो खूबसूरती है इस देश की, उस देश की खूबसूरती, अरे उसी खूबसूरती को बचाने की कोशिश की जा रही है। आपके हाथ में अरे तौकीर भाई उसी खूबसूरती को बचाने की कोशिश की जा रही है। होंगे इंशाअल्लाह। कहने वालों के साथ आपके नेता खड़े होते हैं, हमारे नेता खड़े नहीं होते। टुकड़े टुकड़े गैंग के सरगना आपके नेता हैं, हमारे नेता नहीं है। चाइना के साथ सीक्रेट मीटिंग आप अपोजिशन पार्टी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी करते हैं, हमारे नेता नहीं करते हैं। राजीव गांधी फाउंडेशन में चाइना से सीक्रेटली पैसा आप लोग लेते हैं, हम नहीं लेते हैं। आपको सिर्फ वोट चाहिए, सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं, इसके अलावा कुछ करना नहीं चाहते। कन्नौज की बेटी को इंसाफ नहीं दिला पाते आप। लो जी, ओ भैया इनको कोई टॉपिक बता दो, असम पे रोक लो। माँ के सामने पूरे देश की कहानी सुनाएंगे। योगी के गुंडे उसको इंसाफ नहीं दिला अरे ये कहां से लेकर चले आते हैं? निजामी जी बात आसाम पे हो रही है, असम पे बोलिए ना। मैं आदरणीय वहीं आसाम पे रहना चाहता हूं, लेकिन ये मुझे आसाम पे रहने नहीं देना चाहते। अरे आप अवैध घुसपैठिए थोड़ी है, आपको क्यों नहीं रहने देंगे? आप भारतीय नागरिक है, आप रहिए ना, आपका हक है। भारत के हम लोग पेपर दिखाने होंगे, लेकिन भारत से घुसपैठियों को बाहर निकालना चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि नफरत मत फैलाइए, ऐसी भाषा मत बोलिए। काहे की नफरत भाई? पेपर नहीं है तो तुमको बाहर निकाल के छोड़ेंगे, चाहे तुम्हारा नाम कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम किसी राज्य में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी तो सिर्फ 12 राज्यों में SIR हुआ है, पूरे देश भर में होगा। चिंता मत करो, अगर हिंदुस्तानी नागरिक नहीं हो तो तुमको हिंदुस्तान छोड़ के जाना होगा, इसलिए कोई दौरा नहीं है। ये 56 इंच की छाती का दृढ़ निश्चय है कि हिंदुस्तान में रहेगा वही जो हिंदुस्तानी होगा, हिंदुस्तान में वोट वही देगा जो हिंदुस्तानी होगा। अगर आपके पास पेपर नहीं है, अगर आप हिंदुस्तानी नागरिक नहीं है, अगर आप भगोड़े हैं तो आपको देश से बाहर निकाला जाएगा, ये निश्चित है। लिख लीजिए जहां मर्जी, जितना मर्जी रोना कल्पना कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको जाना होगा। ठीक है, अब फाइनल कमेंट लेते हैं। कुलदीप जी फाइनल कमेंट।
देश की जनता ने आपको देखने का मौका दिया, समझाने का मौका दिया, लेकिन आप अभी भी अपनी नफरतवादी विचारधाराओं से अभी हटने का काम नहीं कर रहे हैं। और इस बार आपको जब सुपड़ा साफ करके देश से बाहर निकालने का काम करेंगे तब आपको समझ में आएगा, तब आपसे करवाएंगे। यही इलेक्शन कमिश्नर से हम पूछेंगे, तब प्रधानमंत्री जी का निकालेंगे, तरीपार अमित शाह का निकालेंगे, उत्तराखंड से आए योगी आदित्यनाथ का निकालेंगे, हेमंत बिश्व शर्मा जी का निकालेंगे, किसी को छोड़ने का काम नहीं करेंगे। राहुल गांधी जी ने बोला है, ठीक है, आप हमें हमेशा बदला वही हेमंत बिश्व शर्मा की बात कर रहे हो। जब अन्याय यात्रा निकाले राहुल गांधी जी ने, तो वहाँ की प्रशासन खड़ी करने का काम हेमंत बिश्व शर्मा ने किया। क्या हमारी न्याय यात्रा रोकने का काम कर पाए? ये सरकार से हम डरने वाले नहीं है। ठीक है, हमें सरकार से समय की कमी है। कुलदीप जी, राजपुरोहित जी, तौकीर जी और आशीष जी, आप सभी का जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। हमारे साथ 4 खास मेहमान थे, लेकिन देखिए इस बारे में सच्चाई तो है कि असम में घुसपैठ बढ़ा है और घुसपैठियों को देश से बाहर निकालना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म के हों। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस पर राजनीति रोटियां क्यों सेकी जा रही हैं। चलते चलते आज का विचार, इंसान ही इंसान की दवा है। जी हां, इंसान ही इंसान की दवा है। कोई दुख देता है तो कोई सुकून बन जाता है। प्राइम टाइम प्रहार में आज के लिए इतना ही। सोमवार को आपसे फिर रूबरू होऊंगा, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, शुभ रात्रि।